है, क्लास स्टार्ट हो रही है एकदम सही से। अब सुनो ए बाबू, हसनैन सभी लोग सुनो, वो जो प्रोटीन थी ना वो न्यूक्लिक एसिड से कंबाइन तो की है, अब प्रोटीन जो है ये कंबाइन करने जा रही है लिपिड के साथ, और जब प्रोटीन लिपिड के साथ कंबाइन करने का मतलब हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे भाई प्रोटीन और लिपिड ही तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, सेल मेम्ब्रेन है क्या, प्रोटीन और तुम्हारा लिपिड। तो सुनो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक मिनट, प्रोटीन हाँ 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 थोड़ा सा, ठीक है ठीक है ठीक है, जो प्रोटीन हमारी है वो लिपिड से कंबाइन कर गई बेटा, प्रोटीन हमारी लिपिड से कंबाइन कर गई है, और कंबाइन प्रोटीन हमारी लिपिड से कंबाइन करने के बाद बनाती है, क्या बनाती है, मिटा दो, इरेज कर दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सुनो प्रोटीन, ए बच्चा ए, प्रोटीन ए बाबू कंबाइन करती है, प्रोटीन कंबाइन करती है। अभी ना आपको ऐसे ही पढ़ना है बेटा, उसके बाद हम लोग एविडेंस देंगे, इस लेक्चर के बाद एविडेंस आ जाएगा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, होमोलॉजी क्या होते हैं, एनालॉगस क्या होते हैं, होमोलॉगस क्या होते हैं, सब। प्रोटीन कंबाइंड विद लिपिड, लिपिड कंबाइंड विद लिपिड, और लिपिड से कंबाइंड करने का मतलब उसने बना लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस यही समझना था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सुनो अब लेक्चर आपका रेगुलर होगा, और मैं पिछला लेक्चर फिर से सुनूंगा ताकि आप पढ़ाई करें, उसको समझें। आप सुनना ए बाबू, मान लीजिए, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, सुनिए ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, अरे न्यूक्लियो प्रोटीन तो पहले बन चुकी थी ना, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब न्यूक्लिक एसिड की चारों तरफ प्रोटीन। अब ये न्यूक्लियो प्रोटीन तो है, लेकिन न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों तरफ देखो है क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों तरफ है क्या, ये देखो ये क्या आ रहा है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों तरफ, मान लीजिए हम समझाना चाह रहे हैं बस, ये आ गया लिपिड, ये क्या हो गया बेटा, लिपिड। मान लीजिए न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों तरफ लिपिड आ गया, बाबू न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों तरफ अगर लिपिड आ गया, जब लिपिड नहीं कह सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो ज्यादा सही रहेगा, लिपिड तो हो ही जो है ना, लिपिड तो हो ही गए हैं, लिपिड ना कहो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा सही रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, हमने कहा जो न्यूक्लियो प्रोटीन थी उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहना ज्यादा सही रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई हसनैन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वेट वेट वेट, मैं ही कर देता हूं, ठीक, चलिए, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई बेटा, सुनो सुनो सुनो, न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, उसे हम बोलते हैं प्रोटोसेल। ए बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोसेल। कंफ्यूज ना होना, जहां थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा हमको बता देना, हम अभी देख लेंगे सबकी वीडियो ऑडियो, मतलब जो चैट है। प्रोटोसेल बेटा, प्रोटोसेल को ही हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम है इयोबायोन्ट, इयोबायोन्ट। सुनो आसान है, मैं अभी फिर से याद करवाता हूँ। और हाँ कहते हैं इसे फर्स्ट लाइफ, आज के बाद याद रखना मुरनल, फर्स्ट लाइफ, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइफ, या इसको बोलते हैं फर्स्ट लिविंग फॉर्म। ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग फॉर्म, ऑर्गेनिज्म नहीं है आलिया, ये ऑर्गेनिज्म नहीं बेटा, ये लिविंग फॉर्म है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिविंग फॉर्म है, नॉट ऑर्गेनिजम्स। समझने वाला पॉइंट है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, समझ लो, सुन लो सब लोग। प्रोटीन कंबाइन करी थी किसके साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ, तो क्या बना था, न्यूक्लियो प्रोटीन बना था मेरे प्यारे बच्चों। प्रोटीन कंबाइन कर रहा है लिपिड के साथ, जब प्रोटीन लिपिड के साथ कंबाइन करना शुरू हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी,
और अगर न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जा रही है, न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ है क्वेश्चन क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जा रही है, हाँ 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 हाँ। अच्छा, सबको आवाज जा रही ना मेरी, मेरी मेरी आवाज, प्यारी प्यारी आवाज सबको जा रही है? आलिया को कुछ दिक्कत हो रही है? सभी लोग बता दें कि आलिया को हो रहा है। हाँ ठीक है, मेरी प्यारी आवाज जा रही है, ठीक ठीक, हाँ ठीक। अब आलिया थोड़ा देखना बेटा अपनी तरफ, ठीक। सानिया इधर देखो, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई उसको बोलते हैं प्रोटोसेल। क्या कोसर वेट में मेम्ब्रेन थी? क्या कोसर वेट मेम्ब्रेन थी? क्या कोसर वेट में मेम्ब्रेन थी? अरे बोल, अरे मुंह तो खोल, अरे कुछ तो बोलो, अरे मुंह तो खोलो। थी? मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, जया वीरू बना दूंगा तुझे। नहीं बेटा, इसकी तरफ आया। जब न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई उसे बोलते हैं प्रोटोसेल इयोबाइल या फर्स्ट लाइफ ऑर्गेनिज्म नहीं, फर्स्ट लाइफ का है, ऑर्गेनिज्म नहीं। ठीक है, अब सुनना, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी में से मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट कर जाए, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट कर जाए, ठीक है, बस्ट कर, क्योंकि ये सब चीजें होती रहती है बेटा, कोलाइड करके आपस में चिपक के बस्ट कर गई। और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट हुई तो सुनो तो, यहां से निकला कौन, मान लीजिए कि यहां से न्यूक्लिक एसिड बाहर निकल गया, ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, Na मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट होगी बेटा, न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या करेंगे, ये जो है, जब ये मतलब तुम्हारा न्यूक्लियो प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड बाहर निकल गया है, बाहर निकलने के बाद न्यूक्लिक एसिड है ये एक्टिव हो जाता है। ये थोड़ी सी कहानी है, बिकम एक्टिव। क्यों, क्यों एक्टिव हो रहा है? क्योंकि म्यूटेशन होता जा रहा है। ए बाबू कोई बताएगा? आलिया मैंने कहा कि ये एक्टिव हो गया, अभी तक मैंने एक्टिव नहीं बताया था बाबू, तो कोई बताएगा कि एक्टिव क्यों हो रहा है, किसकी वजह से? अच्छा नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत, हाँ बताओ ये क्यों हो रहा है? आलिया एक बार और जुड़ो, बताओ ये एक्टिव क्यों हुआ? कोई बता सकता है इसके अंदर म्यूटेशन क्यों हो रहा है लगातार? न्यूक्लिक एसिड के अंदर म्यूटेशन क्यों हो रहा है? म्यूसिलेज बना, म्यूसिलेज से ये सब बना, क्यों हो रहा है इसके अंदर? कोई बता सकता है? एनीवन? नो वन? एनीवन? नो वन? हाँ आसिफ ने सही बताया, यूवी रेज, क्योंकि ओजोन लेयर अभी भी नहीं बनी है, ओजोन लेयर अभी भी नहीं बनी है, ओजोन लेयर अभी भी नहीं बनी है। तो जब ओजोन लेयर अभी भी नहीं बनी है तो म्यूटेशन तो होगा। तो सुन ले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, फिर ये एक्टिव हो गए, एक्टिव होने के बाद ये क्या करने लगे जानते हो? मैं इसको थोड़ा सा देख के बनाऊं, हाँ क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, ये एक्टिव होने लगे बाबू, एक्टिव होने के बाद ये कंबाइन करने लगे अदर प्रोटोसेल के साथ, कंबाइंड विद, देखो देखो, अबे अभी खोपड़िया में सब बैठ जाएगा मैं पता है, कंबाइंड विद, सुनो ना, अदर 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 प्रोटोसेल 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 प्रोटोसेल, एवं प्रोटोसेल अदर प्रोटोसेल से। और सुनो, जब और प्रोटोसेल से बनने लगे तो ये बनाएंगे प्रोटोसेल ही, अरे भाई प्रोटोसेल ही बनेगा, कंबाइन कर रहे बस अलग से, ये प्रोटोसेल और बन रहा है। लेकिन एक कहानी है, अब जो ये और प्रोटोसेल से कंबाइन करके बन रहा है ये बिल्कुल वायरस लाइक है, आए है वायरस लाइक है, नहीं समझ में, मैं बता रहा हूँ। न्यूक्लियर प्रोटीन थी, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई, उसे प्रोटोसेल, प्रोटोसेल बोल दिया, हाँ हाँ प्रोटोसेल बोल दिया। मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट करती है, तो बस्ट करने जो न्यूक्लिक एसिड वो बाहर निकल के आया, न्यूक्लिक एसिड बाहर निकल के आया, न्यूक्लिक एसिड फिर, क्योंकि यूवी रेज लगातार पड़ती जा रही है, यूवी रेज लगातार पड़ती जा रही है, तो ये एक्टिव हो गए, कौन, म्यूटेशन हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड एक्टिव हो गए, और ये अदर प्रोटोसेल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, अदर प्रोटोसेल के साथ कंबाइन करके ये बना प्रोटोसेल ही रहे हैं, लेकिन अदर, लेकिन कैसे, वायरस लाइक। बस एक फर्क है, कोई बताएगा इस प्रोटोसेल में और वायरस में क्या फर्क है कोई मर्द का बच्चा, है कोई मर्द का बच्चा जो बताएगा वायरस में और प्रोटोसेल में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, मतलब मेल मेनली, हाँ अच्छा ठीक है, बताओ और लोग, आसिफ,
जया जेनेटिक मटेरियल, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा फर्क क्या है ना, डीएनए आरएनए भी नहीं ना। वायरस में वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। मैं बता चुका हूं, वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जबकि अभी वायरस नहीं आया आलिया, वायरस नहीं आया है, वायरस लाइक है, ठीक है। चलो देखते हैं, आओ सुनो दूसरी बात। इसमें क्या कहा मैंने कि वायरस जो है, हाँ असर एंटीबायोटिक भी नहीं करता, ये भी एक हो सकता पॉइंट। सुनो, कंबाइंड किया अदर प्रोडक्ट के साथ वायरस लाइक, लेकिन वायरस में क्या नहीं है ये बाबू। मैं बहुत अच्छा पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, कानों से सुनना इसमें। लेकिन वायरस में हैज, वायरस की बात कर रहे हैं, हैज नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही फर्क है। अच्छा सुनो सुनो ना, सुनो 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 ना, सुनो ना। प्रोटोसेल पहले आया, वायरस बाद में आया। प्रोटोसेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। ये भी तो इवोल्यूशन है। ये इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बात एक समझते हैं। आलिया और सारे बच्चे एक बार मैं देख लूं कौन कौन जवाब दे रहा अच्छे से मुझे। चलो एक सवाल सुनते हैं। एक सेल है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल वगैरह भी है। एक सेल है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? जिसमें मेम्ब्रेन है वो कॉम्प्लेक्स है, कि जिसमें नहीं है वो कॉम्प्लेक्स है? विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा है ना? ना 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 बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, उनके प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, अरे भैया मेम्ब्रेन की स्टडी तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी पहले। इतनी थ्योरियां दे डाली हैं लोगों ने कि पूछो मत, मेम्ब्रेन के बारे में पता ही चल पा रहा था। इसका मतलब, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाबू, हाँ सर निसारिक लाइन है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाबू वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो प्रोटोसेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि वायरस है? बताओ, मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे, तभी मैं बोल रहा हूँ। बोल 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 बोल। प्रोटोसेल, प्रोटोसेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब प्रोटोसेल से जब वायरस की तरफ मामला बढ़ रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गायब हो गई। इसको भी इवोल्यूशन बोलते हैं, और इस इवोल्यूशन को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। आज के बाद याद रखना, व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। कहना इवोल्यूशन में मोर कॉम्प्लेक्स से जब लेस कॉम्प्लेक्स चीज बनती है, मोर कॉम्प्लेक्स से जब लेस कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्सिटी घट रही है, सिंप्लिसिटी बढ़ रही है, उसे बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। ठीक है। वैसे ज्यादातर दिमाग में ये चलता है कि इवोल्यूशन का मतलब लेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स। जनरल बातें अगर देखी जाती है, यही बोली जाती है प्यारे बच्चों, लेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स, जटिल, लेस जटिल से ज्यादा जटिल। लेकिन प्रोटोसेल से वायरस जब बना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट गई, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। और इस कॉम्प्लेक्सिटी जो कम हुई, ये भी एक इवोल्यूशन का हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। मुझे लगता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि किसी चीज का इवोल्यूशन अगर हो रहा है तो मोर कॉम्प्लेक्स से लेस कॉम्प्लेक्स चीज का बनना कहलाता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। आया कि नहीं आया? ठीक है। सानिया, आलिया, सभी लोग बताओ, आया? आया है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आया 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 आया, वेरी गुड। ठीक है, तो चले मैं इसको नेक्स्ट पेज करता हूँ किस तरीके से। ओके, तो ये कहा हमने हैज नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैं कर दूं, मैं कर दूंगा। चलो भैया, चलो भैया तुम इधर चलो तो, हाँ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। क्या पढ़ाया मैंने? चलो सुनो, ए बाबू, ए बाबू,
ना सुनो ना, नहीं सुनोगे, ऐसे नहीं चलेगा। सुनो, प्रोटोसेल से, ए बाबू, प्रोटोसेल से, ए बाबू, मान लीजिए कि वायरस लाइक कुछ भी बन रहा है, वायरस मैं बात कर रहा हूँ, और प्रोटोसेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम है। ए बाबू, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें नो पीएम, नो पीएम। सुनना, ये मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ए बाबू, लेस कॉम्प्लेक्स। ए हसनैन, लेस कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस तरह के इवोल्यूशन को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। आज के बाद ये अपने खोपड़ी में बैठा लेना, इसे बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। हाँ, थोड़ा सा हो गया है, लेकिन रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, आ गया मुझे जहां तक लगता है, पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रोटोसेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि वायरस बाद में आया है। प्रोटोसेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वायरस लेस कॉम्प्लेक्स है। इस इवोल्यूशन को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। मेरे कुछ बच्चों ने देखें चैट किया है, मतलब कुछ बातें बताई है उनकी, मैं चैट देख लेता हूँ। यस सर, हाँ रेट्रोग्रेसिव। काजल त्यागी आई है कोई बच्ची, काजल क्या करी बेटा, समझ में नहीं आ रहा है। काजल, लाउडर, तेज बोलूं मैं, तेज बोलूं थोड़ा सा, और लोगों से पूछ लूं। आलिया, लिटरल तो आपको सही हो गया बेटा, शुरू करें? चलो चलो चलो, हो जाता है, ठीक ठीक, आजा आजा, अभी मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा। तो सुनो, उसके बाद एक छोटी सी बात ही हम करने जा रहे हैं, आरएनए वर्ल्ड। क्योंकि कहते हैं, अच्छा आरएनए और डीएनए में कौन पुराना है, ये बात आपको पता है कि आरएनए और डीएनए में कौन पुराना है, ये बात आपको पता है, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को जानते हैं कि आरएनए ज्यादा पुराना है, क्योंकि आरएनए के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी की वजह से आरएनए का आना जरूरी था दुनिया में पहले, क्योंकि बिना रिएक्शन के, बिना कैटालिसिस के और चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। हाँ चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आरएनए वर्ल्ड, थोड़ा सा सानिया, थोड़ा सा समझना है बस बेटा, उसके बाद आप लोगों को वही वाला सारा एविडेंस वाला आ जाएगा। आरएनए वर्ल्ड थोड़ा सा पढ़ना है। देखो, आरएनए वर्ल्ड का मतलब, यहाँ हम आरएनए के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, हम ये पढ़ाने, तीन साइंटिस्ट थे, जॉग, सेच, सेक या सीईसीएच सेक करके होता है, जॉग, सेच, एल्टमैन, एल्टमैन, तीन साइंटिस्ट थे। तो अब आपको याद कैसे रखना है, ए टू जेड होता है ना, तो तुम ए सी जेड बुक पढ़ना, ए सी जेड या जो भी पढ़ लो। एल्टमैन, पूछे जाने के चांसेस में कम है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत कम है। जहां चांसेस ज्यादा होगा मैं बता दूंगा, अंडरलाइन कर लेना या देखना। और ये थे CECH, क्या सेच, जो भी पढ़ो। और ये थे जोग, ZAUG, जोग। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने आरएनए को डिस्कवर तो किया, बट एज ए राइबोजाइम। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, तो डिस्कवर्ड ए बाबू किसको, आरएनए को, लेकिन कैसे, एज अ राइबोजाइम। और आपको पता है राइबोजाइम क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता चला, बहुत अच्छे से पता है राइबोजाइम, है ना। राइबोजाइम जब आरएनए कैटलिस्ट की तरह या एंजाइम की तरह काम करना शुरू कर देता है, तो उसे हम आरएनए, सॉरी, उसे हम राइबोजाइम बोलते हैं बेटा, उसे हम राइबोजाइम बोल देते हैं, ठीक है बाबू। तो यहां तक याद रखना कि आरएनए वर्ल्ड में ये देखा गया, तीन साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया आरएनए, लेकिन एज ए राइबोजाइम। अब सुनना, किसमें, एक प्रोटोजोआ था, इन प्रोटोजोआ, उसका नाम आज तक नहीं पूछा गया, मैं लिखवा भी सकता हूँ नहीं भी, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, बहुत डिटेल हो जाएगी। इन प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ में बेटा, पता कर लेना। अच्छा तुम लोग पता करके आना, नाम तो मैं भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन तुम पता करके आना कि प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ, या होमवर्क आप समझ लीजिए। अब देखना, हे बाबू, आरएनए जैसे बना, तुरंत रिएक्शन शुरू हो गई। अब सुनना, पहली लाइफ जो ओरिजिनेट हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना सभी लोग, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड,
हम बता रहे हैं इस पर चांद सितारा बना लेना। फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, वो जो है हाँ ठीक है, पहली लाइफ कब आई? फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, बताओगे आमिर? पहली लाइफ कब आई? कोई बता सकता है? देखें कौन बताया है। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट लाइफ 1.5 बया, हाँ हाँ 23 सर ने, नहीं बेटा, हाँ 4 बया, वेरी गुड वेरी गुड, 1.5 नहीं, फर्स्ट लाइफ की बात हो रही है, वो आया था 4 बया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4 बया, 4 बिलियन ईयर्स एगो बेटा, 4 बिलियन ईयर्स एगो पहली लाइफ आई थी, याद रखना। और वो लाइफ जो थी प्रोटोसेल के फॉर्म में थी, वो प्रोटोसेल के फॉर्म में थी, लेकिन वो लाइफ थी, फर्स्ट लाइफ की बात हो रही 4 बया पहले। और माना जाता है कि जो फर्स्ट लाइफ थी ये एनारोबिक थी, यही तुम्हें समझना है, अरे यही सब पकड़ना है यार, और कुछ थोड़ी करना है। एंड एनारोबिक के साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक भी थी बेटा, एनारोबिक के साथ हेट्रोट्रॉफिक भी थी, ये खोपड़ी में अपने बैठाना। अभी देखो कुछ मजेदार बातें आएंगी। फर्स्ट लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो 4 बया, वो प्रोटोसेल के ही फॉर्म में थी बाबू, लेकिन वो एनारोबिक और हेट्रोट्रॉफिक थी, ये माना जाता है। मैंने कहा ना 100% यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं कहना, यहाँ पर माना जाता है, ऐसा मैंने कहा है। अब सुनना, जो प्रोटोसेल थी, प्रोटोसेल, देखो ए देखो ना, ए देखो ना, ए सुन बोले इधर देखो ना, ये प्रोटोसेल है, इस पर आई कौन सी रेस? यूवी रेस, ये बाबू यूवी रेस प्रोटोसेल में पढ़ना शुरू हुई, और जब यूवी रेज आई तो पहला प्रोकैरियोटिक सेल बना, आए है प्रोकैरियोटिक सेल। इवोल्यूशन का भी ये वो पूरा ब्रीफ चल रहा है ना, प्रोकैरियोटिक सेल बना बेटा। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था, और ये बात थी 2 बया की, मतलब ये भी क्लियर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल कब आए, 2 बया, 2 बिलियन ईयर्स अगो। मैं एक बार मैं फिर करता हूँ। प्रोटोसेल पहले आए, फिर आए वायरस। प्रोटोसेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी। प्रोटोसेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुए, वायरस लेस कॉम्प्लेक्स हुए। तो मोर कॉम्प्लेक्स से लेस कॉम्प्लेक्स तरफ इवोल्यूशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। आरएनए वर्ल्ड की बात करें, 3 साइंटिस्ट थे, ए टू जेड की जगह एसीजेड याद रखना, अल्टमैन, सेच या सेक पढ़ना, जॉग, इन्होंने आरएनए को डिस्कवर तो किया, एज ए राइबोजाइम डिस्कवर किया, किसके अंदर? प्रोटोजोआ के अंदर। और जो पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई वो 4 बया, वो भी किस फॉर्म में? प्रोटोसेल के फॉर्म में, लेकिन वो एनारोबिक और हेट्रोट्रॉफिक थे। प्रोटोसेल पे लगातार यूवी रेस पड़ती रही, और यूवी रेस जब तक पड़ती रहेगी हर चीज में म्यूटेशन होता रहेगा, और बना प्रोकैरियोटिक सेल, और वो 2 बया की बात है, 2 बिलियन ईयर्स एगो की बात है। किसी का कोई सवाल देख लूं मैं, पेज पलटू पे देखूं मैं, किसी का सवाल तो नहीं रह गया? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वन वॉइस, हाँ आलिया क्या कर रही हो बेटा? आलिया अच्छा आप ठीक है, चलो 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 ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे मैं, नेक्स्ट पेज सुनो ना, नेक्स्ट पेज करूँ, सुनो ना, नेक्स्ट पेज करने जा रहा हूँ। जवाब देते रहना, वरना कोड दिए जाओगे, सब के सब मारे जाओगे। सना, यास्मीन, सबका नाम तो मैं नहीं पाता हूँ, लेकिन जिसका जिसका आ जाता है दिमाग में उसका लेता हूँ। अब सुनो, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आज है वो ये, मतलब हुआ क्या? ये सुनो ना, ये सुनो ना, मतलब हुआ ये, देखो भैया, ई बने प्रोटोसेल, कौन बना? प्रोटोसेल, जिसमें मेम्ब्रेन होगी, वो सर्वेट में नहीं होगी। इससे बना क्या बाबू? प्रोकैरियोटिक सेल। इससे बना क्या आमिर, हसनैन? प्रोकैरियोटिक सेल। मृणाल? प्रोकैरियोटिक सेल। और जो बच्चों को जवाब नहीं हो पा रहा तो उसके बाद, अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल बना था वो बैक्टीरिया लाइक था। देखो कंफ्यूज मत हो ना,
मैंने कहा जब प्रोटोसेल बना तो प्रोटोसेल किसके जैसा हुआ? वायरस लाइक। मैंने कहा प्रोकैरियोटिक सेल बना तो कहना बैक्टीरिया लाइक। यही सब याद में रखना है, बैक्टीरिया लाइक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो बना था बेटा, उसमें खास बात ये थी, ये जो थे ना ये थे कीमो हेट्रोट्रॉफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीमो हेट्रोट्रॉफ। ए बाबू, कीमो हेट्रोट्रॉफ। मैं अभी सबका देख लूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या किसके डाउट है। कीमो हेट्रोट्रॉफ मतलब केमिकल से, मतलब केमिकल पे डिपेंड थे, केमिकल पे डिपेंड थे। हेट्रोट्रॉफ का मतलब किसी और पे डिपेंड रहना। ठीक है, कीमो हेट्रोट्रॉफ। और एनारोबिक थे क्योंकि ऑक्सीजन उस वक्त थी नहीं। ये एनारोबिक थे बेटा क्योंकि ऑक्सीजन उस वक्त थी नहीं, एनारोबिक थे। और सबसे बड़ी बात, बैक्टीरिया लाइक थे। अच्छा लिखो, सॉरी बोलते चले गए मैं। बैक्टीरिया लाइक तो लिखा है, तो जरूरत क्या है लिखने की। चलो ठीक है, बैक्टीरिया लाइक था आर्या, वो बैक्टीरिया लाइक थे। ठीक है, हाँ ठीक। चलो अब तुम्हें हम समझाने जा रहे हैं बहुत अच्छी चीज। कहते हैं हेट्रोट्रॉफ होने की वजह से ये ऑर्गेनिक मैटर को, किस मैटर को? ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे थे। हेट्रोट्रॉफ, अरे भाई दूसरे पे डिपेंड है, तो हेट्रोट्रॉफ की वजह से ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे थे बेटा? कंज्यूम कर रहे थे, कंज्यूम हो रहे थे, कर रहे थे। और जब ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म होने लगा, तो यही प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप को, अपने न्यूट्रिशन को चेंज कर लिए। किसमें चेंज कर लिए? कीमो ऑटोट्रॉफ में। मैं समझाना क्या चाह रहा था कि कीमो हेट्रोट्रॉफ, मान सवाल बन गया कि पहले कीमो हेट्रोट्रॉफ मतलब टाइप के ऑर्गेनिज्म थे कि कीमो ऑटोट्रॉफ के थे? कहना कीमो हेट्रोट्रॉफ। इन्होंने क्या किया? कंज्यूम। क्या है बाबू, क्या कंज्यूम किया ये बच्चा? क्या कंज्यूम किया? कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए सानिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब ऑर्गेनिक, ये लिखवाऊंगा नहीं, खत्म हो गया। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो गया तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लिए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स बताते हैं कैसे। कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेट्रोट्रॉफ से ऑर्गेनिक मैटर उन कंपाउंड को कंज्यूम करना शुरू किया, खत्म हो गया तो कीमो ऑटोट्रॉफ में कन्वर्ट हो गया। उनको पता है कि अब सर्वाइवल नहीं, ये भी एवोल्यूशन है, ये भी एवोल्यूशन है। तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि इवोल्यूशन क्या हो रहा है, कीमो हेट्रोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो इवोल्यूशन की तरफ ऐसे इस तरह से हम लोग को बढ़ना है। आप सुनना, इसमें समझना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, ये करने क्या लगे, ऐसा करने क्या लगे। तो कहना इनऑर्गेनिक जो मटेरियल थे, इनऑर्गेनिक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो भी थे, इनऑर्गेनिक से पहले ऑर्गेनिक को कंज्यूम किया। जब ऑर्गेनिक को कंज्यूम कर रहे थे तो हेट्रोट्रॉफ थे, बहुत खोपड़ी याद रखना। और जब इनऑर्गेनिक करने लगे तो ऑटोट्रॉफ हो गए। ये हो गए, कन्वर्ट करने लगे किसमें? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कौन? ये ऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जाने के लिए क्या होना पड़ता है? देखिए कितने लोग टैलेंटेड हैं। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जाने के लिए रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन? चलो, ये लोग क्या कर रहे थे? इनऑर्गेनिक से जब ऑर्गेनिक कन्वर्ट कर रहे थे, लोग ऑक्सीडेशन कर रहे थे कि रिडक्शन कर रहे थे? सारे बच्चे बताओ, आलिया बाबू, आमिर, हसनैन। हसनैन कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, आकांक्षा भी करें ऑक्सीडेशन, आलिया का भी वही जवाब है, सुंबुल का भी वही जवाब है, गंगा का भी वही जवाब है, लगभग नौसीन सबका वही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट था वैसे। इनऑर्गेनिक से जब ऑर्गेनिक जाता है तो मतलब ये देखो, ये तो अलग ही बनने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। और ये कौन कर रहा था? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इसका मतलब हुआ कीमो ऑटोट्रॉफ्स। मैं समझा दे रहा हूँ अभी एक बार और। कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। सुनो, प्रोटोसेल से प्रोकैरियोटिक सेल तो बने, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल बने थे वो कीमो हेट्रोट्रॉफ थे, एनारोबिक थे। कीमो हेट्रोट्रॉफ का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उसको कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे धीरे खत्म होने लगा तो इन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया कीमो ऑटोट्रॉफ में। और कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या किया कि इनऑर्गेनिक को ऑक्सीडाइज करने लगे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में।
यही है कीमो ऑटोट्रॉफ, बस और कुछ नहीं। एनारोबिक और कीमो हेटरोट्रॉफ याद रखिएगा, अपने खोपड़ी में दिमाग में बैठा रखिएगा। लेकिन मैंने कहा ना इवोल्यूशन होता रहा, बट टाइम क्या हो रहा है अभी, हाँ ठीक अभी है टाइम, बट रिजल्ट आने वाला 4 बजे। देखो क्या, मैं इसको मिटा दूंगा, इसको भी मिटा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉन, सुनो ना, ए सुनो ना, ए सुन लो ना, यहाँ मुझे पता है इलेक्ट्रॉन मिट गया। इलेक्ट्रॉन, ए बाबू इलेक्ट्रॉन, ए बाबू ए बच्चा इलेक्ट्रॉन था। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कोई और नहीं आया, आया कुछ और खास। और वो खास था कि बैक्टीरिया जो बने थे, बैक्टीरिया लाइक, बैक्टीरिया बाबू, बैक्टीरिया बच्चा मेरे लाल, स्टार्टेड क्या क्या, ऐसा स्टार्टिंग डेवलप लिख लो। बैक्टीरिया, ये बच्चा थोड़ा जल्दी जल्दी, हाँ बैक्टीरिया जो है उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। और तुम्हें बताऊं, उन्होंने डेवलप करना शुरू किया बैक्टीरिया ने, वो थे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरिया डेवलप, हे बाबू बैक्टीरिया डेवलप बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, सुनो ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप करना शुरू कर दिया। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल का मतलब इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टार्टेड, ए बाबू कुछ समय बाद बैक्टीरिया ने अपने अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट बनाना शुरू किया और फिर स्टार्ट कर दिया फोटोसिंथेसिस। पीएस मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस है, पीएस का मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस थी बेटा, ये एन ऑक्सीजेनिक थी, ये एन ऑक्सीजेनिक थी ए बाबू, ये एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक का मतलब नो O2, नो O2, मतलब फोटोसिंथेसिस तो कर रहे थे लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा था। उसकी वजह क्या है, कोई पूछे क्यों, क्यों कोई बता सकता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर इस्तेमाल होता है और इन्होंने यूज किया, यूजेस या यूज्ड, सॉरी यूज्ड H2S, आए है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S किसकी प्लेस पे, एट प्लेस ऑफ, एट प्लेस ऑफ H2O। ए बाबू ए बच्चा ए लाल, इधर देखो H2O। मैंने कहा कुछ समय बाद बैक्टीरिया ने अपने अंदर डेवलप कर दिया बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट था। अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल तो जाहिर बात है फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कर तो रहे थे लेकिन ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस थी। क्यों एनऑक्सीजेनिक, मतलब ऑक्सीजन निकलता नहीं था, नहीं इवॉल्व होता था। क्यों? क्योंकि ये वाटर की जगह पे H2S इस्तेमाल कर रहे थे। और सुनो, तुम्हें बताया गया है कि जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है, CO2 से आता है। अरे फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर है ना, CO2 से होता है कि वाटर से, ये बात आपको पता है कि वाटर से आता है, ठीक है, यह दिमाग में याद रखिएगा। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। उसके बाद देखो उसमें क्या कह रहे हैं कि फिर धीरे, मैं दूसरा पेज कर रहा हूँ, ये पेज भी क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है, ये पेज भी क्लियर है। सुनो, प्रोटोसेल क्या है दिमाग में, कुछ समय बाद बैक्टीरिया आए, डेवलप हुए, बैक्टीरिया सॉरी थे ही, बैक्टीरिया ने डेवलप किया बैक्टीरियो क्लोरोफिल, मेरे प्यारे बच्चों बैक्टीरियो क्लोरोफिल ने फिर उन्होंने फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल किया, मतलब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, और वो फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजेनिक था। ये बात आपको क्लियर है। अब मैं चलता हूँ एक लास्ट पेज पे, ताकि अगले लेक्चर में हम लोग पढ़े वो क्या, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस, एविडेंस। चलिए ठीक है, सुनिए अब दूसरा, कहते हैं कि धीरे धीरे ये जो बैक्टीरियोफिल था,
अरे बैक्टीरियोक्लोरोफिल या बैक्टीरियोफिल वही बात है, बैक्टीरियोफिल था, इसमें भी म्यूटेशन होना शुरू हुआ और म्यूटेशन के साथ साथ ये क्लोरोफिल में स्टार्ट हो गया। देखो मैंने क्या कहा, फिर ये इवोल्यूशन की कहानी चल रही है बस। बैक्टीरियोफिल भाई, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल में कन्वर्ट हुए, किसमें वो कन्वर्ट बेटा, क्लोरोफिल में। क्या हो गया, म्यूटेशन। ए बच्चा क्या हो गया, म्यूटेशन, म्यूटेशन हो गया, बैक्टीरियोफिल या बैक्टीरियोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट होना शुरू हुए और कहते हैं कि इन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब ऑर्गेनिज्म, यही ऑर्गेनिज्म यूज्ड, सॉरी इन्होंने वाटर का, वेरी सॉरी इन्होंने ऑक्सीजन वाटर का इस्तेमाल करना शुरू किया। सॉरी बैक्टीरियोफिल जब कन्वर्ट हो गया क्लोरोफिल में तो इन्होंने वाटर का इस्तेमाल करना शुरू किया और जैसे ही वाटर का इस्तेमाल करना शुरू किया तो कहने की बात तो नहीं है कि भैया इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीजन अमाउंट इंक्रीजेस, है ऑक्सीजन अमाउंट इंक्रीजेस। ए बच्चा ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों, और जब ऑक्सीजन के अमाउंट बढ़ना शुरू हुआ इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। क्या कहना है तुम्हें, कहना यह है कि बैक्टीरियोफिल या बैक्टीरियोक्लोरोफिल जब कन्वर्ट हुआ, म्यूटेट होकर क्लोरोफिल में गए तो उन्होंने वाटर का इस्तेमाल किया एज एट द प्लेस ऑफ H2S, तो ऑक्सीजन के अमाउंट बढ़ना शुरू हुआ, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। और ऑक्सीजन रिवोल्यूशन यानी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर खत्म होने लगा। और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जब कन्वर्ट हुए तो ये कोई और नहीं थे, ये थे बीजीए, ये थे बीजीए, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि ये बीजीए थे जो जिन्होंने, और तो आपको याद रखना कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म पहला ऑर्गेनिज्म था जिन्होंने ऑक्सीजन इवॉल्व करना शुरू कर दिया, तो कहना बीजीए, या H2O इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कहना बीजीए, या जिसके अंदर पहला क्लोरोफिल पाया गया, कहना बीजीए। ये दिमाग में आप याद रखिएगा, अपने बनाए रखिएगा, ठीक है। अब देखना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हुई, हे बाबू जैसे ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हुई तो एक लेयर बनना शुरू हो गई, और वो कोई और नहीं, ओजोन लेयर। यही तो समझना था, ओजोन लेयर फॉर्म, ए बाबू ओजोन लेयर फॉर्म। जब ऑक्सीजन बनने लगा तो आसानी से ओजोन की लेयर बनना शुरू हुई, और जब ओजोन की लेयर बनना शुरू हुई तो यूवी रेज नॉट कमिंग, यानी हम अर्थ की बात कर रहे हैं कि यूवी रेज आना भी बंद हो गए, क्योंकि इन्होंने इसको फिल्टर करना शुरू कर दिया, ओजोन लेयर ने इनको फिल्टर करना शुरू किया। तो यही बात है, यूवी रेज आना बंद हो गए, मतलब म्यूटेशन की कहीं ना कहीं प्रोसेस स्लो हुई, मैं ये कहूंगा। याद रखना, पहले म्यूटेशन ज्यादा था, अब म्यूटेशन कम है, ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये भी पता है, जब ऑक्सीजन ज्यादा होने लगी, ये बच्चा है मेरे लाल सुनो ना, अरे इंपॉर्टेंट बात है यार, अरे सुनो ना, एक कान खोल सुनो ना। जब ऑक्सीजन के अमाउंट बढ़ने लगा तो पहले एनारोबिक ऑर्गेनिज्म थे, अब कैसा एटमॉस्फेयर होने लगा, अब रिस्पायरेशन एरोबिक भी होने लगा, रिस्पायरेशन एरोबिक। और आपको पता है जब रिस्पायरेशन एरोबिक होने लगा तो एटीपी या एनर्जी भी बनना बढ़ गई, मतलब पहले एनारोबिक था तो 2 एटीपी था, अब एनारोबिक हुआ, सॉरी एरोबिक हुआ तो 38 एटीपी होगा। उसके बाद सुनो ना, सुन, मतलब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस वगैरह सब अच्छे से बनना शुरू हो गया, उसकी बहुत कहानी बनी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द मैंने लिया, मैंने गोल्गी बॉडी लिया, इसका मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब कहाँ से प्रोकैरियोट नहीं लिखा, इसका मतलब यूकैरियोट बनना शुरू हो गया, यूकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल भी कह सकते हो, यूकैरियोटिक सेल। और ये कोई और बात नहीं, वो कोई और नहीं, यूनिसेलुलर वाले थे, यूनिसेलुलर वाले बाबू, यूनिसेलुलर वाले यूकैरियोटिक। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है,
1.5 बया, 1.5 बया, मतलब इनके कंपेयर पुरानी बात नहीं, 1.5 बया। तो पता चल गया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे थे, पता चल गया कि यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर कौन आए। अच्छा बताइए यूनिसेलुलर थे कौन, कौन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे? फिर उसके बाद मल्टीसेलुलर आना शुरू हुए, फिर ये मल्टीसेलुलर, कोई बता सकता है? मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हाँ हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं खत्म करने। देखिए मेरे प्यारे बच्चे कुछ कह रहे हैं, बाबू खत्म हो रहे मेरे प्यारे बच्चे। प्रोटिस्टा, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, तुम लोग इस बार बायो में लेकर आओगे 350, लाना है, लाना है, तुम लोगों को लाना है तो लाना है। 1.5 पे बाबू मैं सब लिखवा दूंगा, यानी कहानी यहाँ खत्म हो रही है। यानी इवोल्यूशन 3 तरह का हुआ। आलिया, शीतल, सारे बच्चे सुनो, 3 तरह का इवोल्यूशन। एक था केमिकल इवोल्यूशन, कहां तक था? जब तक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां तक बने थे, जहां तक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे वो थे बेटा केमिकल एवोल्यूशन। फिर हुए बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहां तक हुआ? कोसर वेट से लेकर प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और फिर हुआ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है मतलब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर पूरा कंप्लीट, यानी अब तक जो हो रहा है, अब जो हो रहा है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है। ऑर्गेनिक, मैंने क्या कौन सा बोला? मैंने बोला केमिकल इवोल्यूशन, मैंने बोला बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैंने बोला ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कहां कहां तक है आपको पता है? पता है। अब मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लिखवा के छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। चलो सुनो, सुनो, तुम लोग को पता भी होगा, मैं लिखने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बन रहा, चलो लिखो, कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, तुमने क्या बोल दिया, ठीक है, ये ठीक है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक, या आमिर, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई पूछे कौन बताएगा? पहला इनऑर्गेनिक, एक साथ लिखवा रहा हूं मैं तो कहना, मैंने लिखवा रखा था H2O NH3, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर तुमसे पूछा जाएगा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो तुम्हारा जवाब आएगा मीथेन। क्या बेटा? मीथेन, याद रखना। फर्स्ट, फिर पूछा जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, अभी तो पढ़ रहा है, यहां पे लिखा जाएगा कि पहला लिविंग, फर्स्ट ऑर्गेनिक, फर्स्ट लिविंग, ए बाबू सुनो ना, ए बाबू, फर्स्ट लिविंग सोल मॉलिक्यूल, सोल मॉलिक्यूल कहा मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सोल मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? तो वो था, वो जवाब होगा कोसरवेट्स, कोसरवेट्स, कोसरवेट्स। सुनो, मैं आ रहा हूँ, किसी की आवाज खुली हुई है बाबू, बंद कर लो आवाज, बस ये लास्ट है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, ये लिया, फिर मैंने ये कर दिया, ठीक। सुनो, फर्स्ट इनऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक, फर्स्ट सोल ऑफ लाइफ यानी सोल मॉलिक्यूल, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। देखो जो जो लिखवा रहा है उसको समझना होगा। फर्स्ट साइन, चिन्ह ऑफ लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की पहली चिन्ह कह सकते हैं वो कोई और नहीं, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। फिर सवाल है कि पहला लाइफ, फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट लाइफ, ए बाबू, फर्स्ट लाइफ के बारे में अगर बात करें तो प्रोटोसेल, प्रोटोसेल। फिर सवाल आएगा फर्स्ट सेलुलर, आए है मतलब प्रोटोसेल को हम नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं। फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं तो वो थे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ये बात तो आपको पता ही है सेलुलर की बात। उससे पहले सब नॉन सेलुलर थे, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन होती है, वो लिख दे रहा हूं मैं। फर्स्ट, बढ़िया एकदम है, इसको लेक्चर को देखना, फर्स्ट मैंने वो लिखवाया है। फर्स्ट नॉन सेलुलर, अबे नॉन सेलुलर मतलब प्रोटोसेल। फर्स्ट नॉन सेलुलर कब आए थे तो कहना 3 बया। फिर आएगा फर्स्ट सेलुलर, तो अभी मैंने लिखवाया भी था लेकिन मैं एक बार और करवा दे रहा हूं। फर्स्ट सेलुलर अगर बात करें कब ओरिजिनल हुए तो कहना 2 बया। कितने बया बेटा? 2। ए बाबू आमिर 2 बया, ये 2 लिखा है बेटा, 2 बया, ठीक है। और लास्ट वो कोई और प्रोकैरियोटिक थे, और लास्ट है यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। देखिए कौन बताता है, बताओ इवोल्यूशन की यूनिट क्या है? मतलब ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कौन? यूनिट ऑफ इवोल्यूशन तुक्का मारो, देखें तुक्का मार सकते हो, कोई दिक्कत बुराई नहीं है। ऑर्गेनिज्म, सेल, हाँ ठीक है, याद रखना यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पॉपुलेशन, आज के बाद याद रखना, क्योंकि पॉपुलेशन में ही आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। एक ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन का पता नहीं चलता है, पूरी आबादी से बेटा होता है। पहले हमारे पूर्वज थे, उनकी पूरी आबादी के बारे में बात की जाती थी। ये नहीं कि मान लीजिए कि हम ड्रायोपिथेकस की बात कर रहे हैं, तो ये कभी थोड़ी कहेंगे ड्रायोपिथेकस में एक आदमी इंसान की, मतलब एक लोग इंसान की तरह थे, एक बंदा इंसान की तरह था, बाकी सब बंदर की तरह दिख रहे थे, नहीं कहोगे। आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे, आप जो है, अगर हम होमो हैबिलिस की बात करें तो कभी मत कहना कि होमो हैबिलिस में 4 बंदे अलग थे, मतलब हमारे जैसे दिखते थे, ऐसा नहीं, सब एक जैसे थे। तो इवोल्यूशन पूरे पॉपुलेशन में देखा जाता है, तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पॉपुलेशन, ठीक है बाबू। उसके बाद हम लोग एविडेंस पर आएंगे बच्चा। आलिया कुछ समझ में आया बेटा कि फिर से पीछे से करें? शीतल, आलिया, सभी लोग, नौसीन और मुरनल, सुम्बुल, सब लोग, आज का लेक्चर क्लियर हो गया बाबू? नहीं होगा मुझसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझसे कह दो कि सर फिर से करवाओ, मैं करवाऊंगा। हाँ हाँ, यूनिट ऑफ इकोसिस्टम था, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं रोक दे रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है। गुड नाइट, शब्बा खैर, बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं क्या होता है।